गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज फिर सैपियंस बुक में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने 2 एपिसोड देखे आपने, जिसमें हमने बताया आपको कि किस प्रकार से ह्यूमन रेस का जो है वो इवोल्यूशन हुआ और उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कहा था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ह्यूमंस इवॉल्व किए, उसके बाद वो वेस्ट की ओर गए, अलग अलग जगह पे गए वो, और अलग अलग जो है वो ह्यूमन की स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हुई। आज हालांकि धरती पर केवल होमो सैपियंस प्रेजेंट है, लेकिन एक समय कई सारी स्पीसीज एक साथ रही भी हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पहला चैप्टर है हमारा एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। वहाँ से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं उसमें। इन 2010 अनदर लॉस्ट सिबलिंग वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम ओबिलिवियन when scientists excavating the Denisova cave in Siberia discovered a fossilized finger bone। 2010 में जो है साइंटिस्ट को एक और ह्यूमन फॉसिल मिला, जो उन्हें डेनिसोवा केव से मिला साइबेरिया में। उसमें उनको सिर्फ एक जो है वो फिंगर बोन मिली, उन्हें उंगली की एक हड्डी मिली। जेनेटिक एनालिसिस प्रूव्ड दैट द फिंगर बिलोंग टू ए प्रीवियसली अननोन ह्यूमन स्पीसीज विच वाज नेम्ड होमो डेनिसोवा। इसका जेनेटिक स्टडी किया गया और उससे मालूम चला कि ये एक ऐसी ह्यूमन स्पीसीज है जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, और इसको उन्होंने नाम दिया बेसिकली होमो डेनिसोवा। Who knows how many lost relatives of ours are waiting to be discovered in another caves, on other island and in other climes। अब भगवान ही जाने कि भाई कितने सारे ऐसे हैं ह्यूमन के जो रिलेटिव हैं, जो अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उस समय प्रेजेंट थे और आज भी उनके बारे में हम नहीं जानते हो। While these humans were evolving in Europe and Asia, evolution in East Africa did not stop। हालांकि जो मनुष्य के जो पूर्वज थे वो यूरोप में और एशिया में, उनमें इवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट अफ्रीका में इवोल्यूशन रुक गया था। ईस्ट अफ्रीका के अंदर भी ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा था लगातार। द क्रेडल ऑफ ह्यूमनिटी कंटिन्यू टू नर्चर न्यूमरस न्यू स्पीसीज। कहते हैं कि जो मनुष्य का जो ह्यूमन रेस है उसका पालना, उसको क्रेडल या पालना हम ईस्ट अफ्रीका को कहते हैं। वहाँ पर और भी ह्यूमन स्पीसीज इवॉल्व हुई हैं। द क्रेडल ऑफ ह्यूमनिटी कंटिन्यू टू नर्चर न्यूमरस न्यू स्पीसीज सच एज होमो रुडोल्फेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो ergaster, working man, and eventually our own species which we are immodestly named Homo sapien the wise man। कहते हैं कि ईस्ट अफ्रीका में जो है वो होमो रुडोल्फिस, जो रुडोल्फ लेक के किनारे वाले कुछ फॉसिल्स हैं वो मिले। इसके बाद होमो इर्गेस्टर, जिसको वर्किंग मैन कहते हैं, वो भी मिला, उसका फॉसिल वहाँ मिलता है। देन उसके बाद हमारी अपनी स्पीसीज जो है उसका इवोल्यूशन वहाँ पर हुआ, जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं। मतलब हम लोगों ने बड़ी बेशर्मी के साथ अपना नाम रखा वाइस मैन। हम कहते हैं हम सबसे होशियार है। सैपियंस का मतलब होता है वाइस मैन। द मेंबर्स ऑफ सम ऑफ दीज स्पीसीज वेर मैसिव एंड अदर्स वेर डॉब्स, सम वेर फियरसम हंटर्स एंड अदर मीक प्लांट गैदरर। कहते हैं कि जो भी स्पीसीज वहाँ इवॉल्व हुई उसमें उसके कुछ मेंबर जो है, कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो बड़े साइज़ के ह्यूमंस थे, कुछ छोटे बोने ह्यूमन थे, कुछ ऐसे थे कि जो शिकारी थे, कुछ ऐसे थे जो प्लांट्स के प्रोडक्ट को या शाकाहारी थे, वो खाया करते थे वो। सम लिव्ड ओनली इन सिंगल आइलैंड वाइल मैनी रोम्ड ओवर कॉन्टिनेंट। कुछ ऐसे थे जो एक ही आइलैंड पे उन्होंने पूरा कई पीढ़ियाँ गुजार दी उन्होंने। कुछ ऐसे थे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में ट्रेवल किए वो। बट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू जीनस होमो, पर सब के सब जो है जीनस होमो के मेंबर थे। दे वेर ऑल ह्यूमन बींग, वे सभी मनुष्य ही थे। इट्स ए कॉमन फैलेसी ऑफ टू envision these species as arranged in a straight line of descent, with Ergaster begetting Erectus, Erectus begetting the Neanderthal, and the Neanderthal evolving into us। एक बड़ी गलती करते हैं जब हम लोग जो है वो ये जितने भी ह्यूमन स्पीसीज उनको हम एक सीधी रेखा में रखते हैं और हम कहते हैं कि भाई इरेगेस्टर से इरेक्टस बने, इरेक्टस से निएंडरथल बने, निएंडरथल से जो है वो आज का मनुष्य बना। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको कन्फ्यूज़ करती है। दिस लीनियर मॉडल गिव्स द मिस्टेकन इम्प्रेशन that at any particular moment only one type of human inhabited the earth and that all earlier species were merely older model of the ourselves। ये जो सीधी रखी रेखा है ना, एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ये बतलाती है कि एक बार में केवल एक ह्यूमन की एक ही स्पीसीज धरती पर रही है और एक खत्म हुई है, उसके बाद अगली आई है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। द ट्रूथ इज दैट फ्रॉम about 2 million years ago until around 10,000 years ago, the world was home
at one and the same one at one and the same time several human species। कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि 2 मिलियन वर्ष से लेकर तकरीबन 10,000 वर्ष पहले तक जो है वो कहा जाता है कि देयर में भी एविडेंसेस कि कई सारी ह्यूमन स्पीसीज एक साथ रही हैं। एंड वाई नॉट, ऐसा और ऐसा क्यों नहीं हो सकता भला। टुडे देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ बियर्स। आज कई सारी प्रजातियां भालुओं की हैं, ठीक है, जैसे कि ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, ग्रिजली बियर, पोलर बियर। ठीक। द अर्थ वॉज वंस वॉक्ड बाय एटलीस्ट 6 स्पीसीज ऑफ मैन। कहते हैं धरती पर सबसे पीक टाइम वो था जब एक साथ मनुष्य की 6 प्रजातियां, 6 स्पीसीज एक साथ सर्वाइव थी, प्रेजेंट थी। इट्स अवर करंट एक्सक्लूसिविटी, not that multi species past that is particular or perhaps indiscriminating, as we will shortly see, we sapiens have good reasons to repress the memory of our siblings। कहते हैं कि जो है आज भले ही हम एक ही स्पीसीज के रूप में सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो आज भी ऐसे कई कारण है कि हम पुरानी स्पीसीज को भुला दे रहे हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ, सब टॉपिक इसमें द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग। डिस्पाइट देयर मेनी डिफरेंसेस ऑल ह्यूमन स्पीसीज शेयर सेवरल डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स। भले ही कई सारे अंतर हों इन ह्यूमन स्पीसीज के अंदर, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन थी उसमें, मतलब कई चीज़ें कॉमन थी। मोस्ट नोटेबली ह्यूमन्स आर हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज ब्रेन कंपेयर टू अदर एनिमल्स। जैसे कि सभी ह्यूमन स्पीसीज में जो ब्रेन का साइज था वो दूसरे उनके समकक्ष एनिमल की तुलना में बड़े साइज का था। मैमल्स वेइंग 60 किलोग्राम हैव एन एवरेज ब्रेन साइज ऑफ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। कहते हैं जो मैमल्स 60 किलोग्राम वजन के होते हैं उनका ब्रेन का साइज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। द अर्लीस्ट मैन एंड वुमेन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हैड ब्रेन ऑफ अबाउट 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कहते हैं जो आज के 2.5 मिलियन वर्ष पहले ह्यूमंस का, जहाँ से ह्यूमंस इवॉल्व हुआ है, हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें हम, तो वो कहते हैं उनका जो ब्रेन साइज था वो तकरीबन जो है वो 600 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास था। मॉडर्न सेपियंस स्पोर्ट ए ब्रेन एवरेजिंग 1200 to 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। नींडरथल ब्रेन्स वेर इवन बिगर। आज का जो होमो सेपियंस है इसका ब्रेन का साइज 1200 से लेकर 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास है, और शायद नींडरथल का ब्रेन का साइज हमसे भी बड़ा था, ऐसा ये लिखती है बुक। ठीक है, 1500 सीसी के आसपास का था। दैट इवोल्यूशन शुड सिलेक्ट फॉर लार्जर ब्रेन मैनी सीम टू अस लाइक वेल ए नो ब्रेनर। वी आर सो enormous of our high intelligence that we assume that when it comes to cerebral power more must be better। देखिए, मतलब कहते हैं कि हमारा ह्यूमंस के अंदर जो है बड़े ब्रेन का विकास हुआ, हायर इंटेलिजेंस पावर के लिए, सेरिब्रल पावर बेहतर होने के लिए हमको लगता है कि हमारा ब्रेन का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट इफ दैट वेयर द केस द फेलिन फैमिली वुड ऑल्सो हैव प्रोड्यूस कैट who could do calculus, and frog would by now have launched their own space program। Why are giant brains so rare in animal kingdom। वो कहते हैं कि चलिए यदि हम ये मान लेते हैं कि इवोल्यूशन नेचुरली बोलता है कि ब्रेन का साइज़ बढ़ना चाहिए, तो बिल्लियों का ब्रेन का साइज़ क्यों नहीं बढ़ा, वो क्यों नहीं जो है वो मैथ्स को सॉल्व कर सकती हैं। फ्रॉग के ब्रेन का साइज़ क्यों नहीं बढ़ा, वो क्यों नहीं स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। केवल ये कुछ ही लोग, मतलब केवल होमो सेपियंस के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मतलब बड़े साइज का ब्रेन जो है वो एनिमल किंगडम में रेयर क्यों है। द फैक्ट इज दैट ए जंबो ब्रेन इज ए जंबो ड्रेन ऑन द बॉडी। इसकी सच्चाई ये है कि जितना बड़ा ब्रेन का साइज होगा वो बॉडी पर उतना अधिक जो है वो एनर्जी कंज्यूम करने का प्रेशर डालेगा वो। इट्स नॉट ईजी टू कैरी अराउंड स्पेशली व्हेन इनकेस्ड इनसाइड ए मैसिव स्कल। इसको ले जाना इतना आसान नहीं होगा, इसको एक बड़े से स्कल के अंदर रखना पड़ेगा। इट्स इवन हार्डर टू फ्यूल, इसको ईंधन देना भी कठिन होता है। इन होमोसेपियंस द ब्रेन अकाउंट्स फॉर अबाउट 2 to 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। होमोसेपियंस में ब्रेन का साइज बॉडी वेट का 2 से 3% है, परंतु बट इट कंज्यूम 25% ऑफ द ब्रेन बॉडीज एनर्जी। परंतु ये हमारी बॉडी की एनर्जी का 25% पर कंज्यूम करता है। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, वो भी तब जब बॉडी रेस्ट में हो। बाय कंपेरिजन द ब्रेन ऑफ अदर ऐप रिक्वायर ओनली 8% ऑफ रेस्ट टाइम एनर्जी।
जबकि यदि हम दूसरे ऐप का यदि अपने से अब चिंपैंजी का, औरंगुटान, इन सब की बात करें तो ये केवल 8% के आसपास एनर्जी कंज्यूम करते हैं रेस्टिंग फेज में। आर्किक ह्यूमन पेड फॉर देयर लार्ज ब्रेन इन टू वे। जो पुराने मनुष्य थे, जो आदि मानव थे, उनको जो है बड़े ब्रेन की कीमत दो प्रकार से चुकानी पड़ी। फर्स्टली दे स्पेंड मोर टाइम इन सर्च ऑफ फूड। उन्हें चूंकि अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दिन भर वो भोजन को खोजते रहते थे वो। सेकेंडली देयर मसल्स एट्रोपाइज। अब चूंकि एनर्जी को ब्रेन को देना है मोस्टली, तो इनकी मसल का डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक गया, वो छोटी हो गई मसल, मतलब उस लायक जो है वो नहीं रह गई, वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। लाइक ए गवर्नमेंट डाइवर्टिंग मनी फ्रॉम डिफेंस टू एजुकेशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सरकार जो है अपने पैसे को जो है, मोस्ट ऑफ द बजट को जो है वो एजुकेशन में लगा दे बजाय डिफेंस के। ह्यूमन डाइवर्टेड एनर्जी फ्रॉम बाइसेप्स टू न्यूरॉन। मनुष्य ने भी ऐसे ही किया, उसने अपनी एनर्जी को बाइसेप्स से निकाल कर, बाइसेप्स मतलब मसल्स की एनर्जी को उसने न्यूरॉन में लगा दिया। इट्स हार्डली ए foregone conclusion that this is a good strategy for survival in on the savannah। हालांकि बहुत ये कहना बहुत मतलब दिक्कत का प्रश्न है। ये कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं थी कि हम सवाना में सर्वाइव करने के लिए जो है वो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मसल्स को लूजन कर रहे हैं। ए चिंपैंजी कांट विन एन आर्ग्यूमेंट विथ ए होमोसेपियंस। एक चिंपैंजी हमसे आर्ग्यूमेंट करने में, बहस करने में कभी नहीं जीत सकता है। बट द ऐप कैन रिप द मैन अपार्ट लाइक ए रैग डॉल। परंतु यदि आप चिंपैंजी के सामने जाए तो वो आपको गुड़िया के समान दो हिस्सों में तोड़ के फेंक देगा आपको, ठीक, इतना ताकतवर होता है वो। टुडे अवर बिग ब्रेन पे ऑफ नाइसली। आज हम कह सकते हैं कि हमारे बड़े मस्तिष्क ने हमको बहुत कुछ दिया है। बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस कार्स एंड गन्स दैट इनेबल टू मूव मच फास्टर देन चिम्स एंड शूट दैम फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ रेसलिंग। मतलब आज हम जो है वो कार, गन सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम चिंपैंजी को दूर से गोली मार सकते हैं, हम के मतलब हमारे पास जो है वो दिमाग की क्षमताओं से हमने ये सब कुछ पा लिया है। बट कार्स एंड गन्स आर recent phenomena. For more than 2 million years, human neural network kept growing and growing. But apart from some flint knives and pointed sticks, human had precious little to show for it. What then drove forward the evolution of a massive human brain during those 2 million years? Frankly, we don't know. कहते हैं कि चलो कार और गन तो जो आज की फिनोमिना है, परंतु 2 मिलियन वर्ष पहले ही ह्यूमन का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया था, लगातार डेवलप हो रहा था। और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि उस ब्रेन का कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल तब किया गया होगा। तो फिर वो लगातार इवोल्यूशन में क्यों ग्रो हो रहा था, इसका उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें हमको बहुत कुछ जो है वो मतलब ये बुक को जब पढ़ेंगे ना, हम बहुत कुछ हमको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में और ह्यूमन रेस के बारे में, कल्चर से लेके हर चीज़ को जानने का मौका मिलेगा हमें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।